Physical properties of alkanes. So as far as physical properties are concerned, पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज जो है वो होती जाएंगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन जैसे हमारे पास है ये आइसोमेरिक alkanes like this one 1 2 3 4 5 इट्स पेंटेन। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH3, ठीक है ना, और CH3 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 CH3। तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 3 7 2 9 3 12 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 5 कार्बन। तो ये आइसोमेरिक अल्केन्स हैं। तो इनके केस में हमारे पास जो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी सरफेस एरिया उतना कम होता जाएगा, वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होता जाएगा। सो इन जो स्ट्रेट चेन आइसोमर्स होते हैं दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विच van der Waals forces of attractions are strong, and because of the same intermolecular forces of attractions will also be strong, and boiling point will be high. As far as melting point is concerned, melting point totally depend upon the strength of the crystal lattice. तो जहाँ तक crystal lattice का solubility, it is found that CH3 CH2 CH2 CH3, okay, CH3 CH2 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 CH3। तो ये हमारे पास दो कंपाउंड्स आ गए। इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है और इसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब आप देखो यहाँ पे कि जहाँ तक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का सवाल बेटा, जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं ये वाले, दीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। लेकिन इसके केस में जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं दीज आर ऑन द सेम साइड, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन होगी। तो इसका क्रिस्टलेटिस कम स्टेबल होगा, इसका क्रिस्टलेटिस ज़्यादा स्टेबल होगा। सो इन नटशेल में हम ये बोल सकते हैं कि जिन जिन कंपाउंड्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा इन कंपैरिजन टू ऑड नंबर वाले का, वजह बिकॉज ऑफ द स्टेबल crystal lattice of this particular compounds containing even number of carbon atoms। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सिंपल सी बातें हैं इसमें। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनको मैंने आपको बोला, इनको पैराफिन बोला जाता है, ठीक है ना, मतलब ये वेरी लेस रिएक्टिव, पैराफिन्स लेस रिएक्टिव। उसका रीज़न ये रहा लेस रिएक्टिव का कि पहली बात तो इसमें जो है वो दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रहते हुए यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होती है, और देयर इज़ नो एंगल स्ट्रेन, देयर इज़ नो एंगल स्ट्रेन, जिसकी वजह से हमारे पास एंगल स्ट्रेन ना होने की वजह से ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी CC बॉन्ड हैं या CH बॉन्ड हैं दीज आर नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर्स हैं तो दिस इज एन एडिशनल फैक्टर फॉर द दिस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, ड्यू टू विच हमारे पास जो है इनको बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेम दीज आर लेस रिएक्टिव। हाँ, दीज जनरली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, एक आएगा दूसरा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे मेरे पास रिएक्शन आ गया आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजन का लगना, ठीक है ना। तो हैलोजनेशन रिएक्शन में बहुत सिंपल हमारे पास CH3 CH2 CH3 ले लो आप, चलो पहले आपको सिंपल करवा देते हैं, CH4 ले लो, Cl2, ठीक है। दिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना, और हाई टेम्परेचर। तो मेरे पास आ जाएगा CH3 Cl प्लस HCl, फिर आगे गया Cl2 H न्यू में लाइट, इट विल गिव यू CH2 Cl2, फिर Cl2 H न्यू मेरे पास आ जाएगा CHCl3 और माइनस HCl आ जाएगा हमारे पास, और ये अल्टीमेटली Cl2 और H न्यू, इट विल गिव यू CCl4
प्लस HCl, हाइड्रोजन निकलता जा रहा है और क्लोरीन ऐड होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन द सेम मैनर ब्रोमिनेशन कैन बी डन। हाँ, आयोडीनेशन का जहाँ तक सवाल है बेटे, उसके केस में हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आयोडीनेशन अगर हम करेंगे दैट विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन। उसका रीज़न बता देता हूँ आपको मैं। उसका रीज़न सिंपल है कि ये CH3I प्लस HI, ये जो HI बन रहा है ना, HI, this is very strong acid. It will again react with CH3 and make the reaction reversible. Now, if you want to make this reaction irreversible, then reaction should be carried out in the presence of HiO3 और HNO3. तो अब ये रिवर्सिबल नहीं होगा, हमारे पास आ जाएगा CH3I प्लस HI. तो HiO3 और HNO3 की प्रेजेंस में हुआ क्या, ये जो HiO3 है, दिस विल रिएक्ट विद HI and it will give you 3I2 प्लस 3H2. तो हमें एक तो बेनिफिट हो गया, एक तो रिवर्सिबिलिटी चेक हो गई, और ऊपर से आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन फिर प्रोड्यूस हो गई। उसी तरह से 2HNO3 2HI will give you 2NO2 प्लस I2 प्लस H2। ठीक है, तो 2 3 2 4, ये 2 आ गए हमारे पास इस तरह से। तो अगेन ये हमारे पास जो है वो, इसका हमारे पास जो है वो HI का जो नेचर है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, जिससे ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, कि जब हम इसी को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे HI को, HiO3 और HNO3 की प्रेजेंस में, तो ये विल चेक द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये इसका एक मेन रीज़न रहा। हाँ, जहाँ तक रही बात बेटे हायर अल्केन्स की, तो जैसे हायर अल्केन्स हमारे पास आ जाती हैं, हायर अल्केन्स, तो हायर अल्केन्स के केस में वो ये आगे देखो, मैं फिर बता देता हूँ, हो सकता है फोकसिंग ना रही हो, कि HI की वजह से रिवर्सिबिलिटी थी, तो HiO3 और HNO3 की प्रेजेंस में ये HI जो है वो बिल्कुल यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से रिवर्सिबिलिटी थी वो रिएजेंट ही ख़त्म हो गया, इसकी वजह से जो है वो रिवर्सिबिलिटी चेक हो जाती है यहाँ पर। अब रही बात हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ हायर अल्केन्स, तो जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH3, और अगर आप Cl2 की बात करते हैं और हाइलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, सो वी कैन गेट द 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये इस तरह से CH2Cl एंड CH3CHCl एंड CH3। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 2 डिग्री यू कैन से 2 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, देयर आर 2 प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास इस तरह से ये 2 तरह के कंपाउंड यहाँ पे बन जाते हैं। तो आगे आती है हमारे पास नाइट्रेशन। तो ये मैं आपको डायरेक्ट ही करवा देता हूँ, आई विल सेंड यू द नोट्स, नो प्रॉब्लम। तो जहाँ तक नाइट्रेशन का सवाल है बेटे, देखो नाइट्रेशन, पेपर फेस नाइट्रेशन, तो लोअर अल्केन्स विद फ्यूमिंग HNO3 एट 773 केल्विन, ठीक है ना, तो दिस विल लीड टू क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। तो देखो जैसे मेरे पास CH3 है, इथेन HNO3 की प्रेजेंस में एक तो हो गया CH3 CH2NO2, और साथ में ये बॉन्ड टूटा, मेरे पास आ गया CH3NO2। ठीक है, उसी तरह से आप ये प्रोपेन ले लिया आपने, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आ जाती हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं HNO3 वेपर फेज, ठीक है, और ये 773 केल्विन। इसकी प्रेजेंस में एक तो पूरे का पूरा 1 नाइट्रोप्रोपेन आ गया, 2 नाइट्रोप्रोपेन आ गया, मॉलिक्यूल तोड़ लो, CH3 CH2NO2 आ गया और CH3NO2 आ गया। मॉलिक्यूल यहाँ से तोड़ोगे, ये यहाँ से तोड़ोगे, एक ही बात है, यहाँ से तोड़ोगे तो CH3NO2 एक आ गया, CH3 CH2NO2 एक आ गया। ठीक है ना। अच्छा, लिक्विड फेज में जो नाइट्रेशन होती है हायर अल्केन्स की, वो जैसे हमारे पास आ गया ये हेक्सेन C16H13H, और ये HNO3, ये कौन है, HNO3, ये HNO3, तो यहाँ से OH और H चला गया, मेरे पास आ गया नाइट्रो हेक्सेन। सल्फोनेशन अगेन सेम ऑफ हायर अल्केन्स विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारे पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करा है इसको, और दिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ SO3। ठीक है ना, तो SO3 की प्रेजेंस में ये करा, तो मेरे पास HOH वाटर निकल गया, और C6H13SO3H हेक्सेन सल्फोनिक एसिड हमारे पास
ये बन गया। आइसोमराइजेशन का जहाँ तक सवाल है बेटे, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो इसके केस में CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज एन नॉर्मल ब्यूटेन। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा, HCl के प्रेजेंस में हीट करा इस तरह से, और हाई प्रेशर, तो मेरे पास आ गया ये आइसो ब्यूटेन बोल सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपेन बोल सकते हो। सो एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्रैकिंग और पायरोलिसिस और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, देखो क्रैकिंग का मतलब टूटना, पायरोलिसिस बहुत ज़्यादा हीट की प्रेजेंस में, तो जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट पे इसको गर्म करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूट जाना, ठीक है ना। तो ये देखो जैसे मेरे पास आया ऑक्टेन 770 केल्विन के ऊपर 8 कार्बन थी ना, ये 6 कार्बन वाला हेक्सेन बना, साथ में बना इथीन, ये पेंटेन बना, साथ में बना है हमारे पास ये साथ में बनेगा ये प्रोपीन, यहाँ पे सॉरी ये प्रोपीन आना चाहिए, इसका नाम प्रोपीन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये अलग अलग इसमें जो है कंपाउंड उसने दे दिए। ये आधा आधा में टूट गया, हमारे पास ये ब्यूटेन और ब्यूटीन बन गया, C4H10 और C4H8, तो ये ब्यूटीन और ये ब्यूटेन बन गया, ठीक है ना। ये बन गया प्रोपेन और ये बन गया पेंटीन। बेसिकली 5 इसमें, 3 इसमें, 8 हेक्सेन, 6 इसमें, 2 इसमें, 8, तो इस तरह से 5 इसमें, तो ये 3 इसमें होगा, 5 और 3 8 हो गया। एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग, द प्रोसेस एरोमेटाइजेशन, देखो स्ट्रेट चेन कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड मीन कम से कम बेंजीन रिंग हमारे पास होनी चाहिए एक, उसमें कन्वर्ट करने वाले रिएक्शन को हम बोल देंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइक्लिक एंड एसाइक्लिक अल्केन्स विद 6 और मोर देन, देखो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में 6 कार्बन होती है कार्बन एटम्स, into aromatic hydrocarbon at 863 Kelvin under 10 to 20 atmospheric pressure in the presence of catalyst like nickel, platinum or palladium is called aromatization reaction। तो इसके केस में aromatization के केस में क्या, ये तो मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन, हमने 883 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल, पैलेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में जब करा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट साइक्लोहेक्सेन, और इन्हीं कंडीशंस में हाइड्रोजन निकली और हमारे पास बेंजीन आ गया, ठीक है ना। अब बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड दैट यू नो वेरी वेल। ये मैंने लिया हेप्टेन, दिस इज नॉर्मल हेप्टेन, दिस इज नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल में स्ट्रेट चेन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नॉर्मल हेप्टेन। ये आपका 883 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लेटिनम, पैलेडियम और हमारे पास निकल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब यहाँ पे हमारे पास 6 1 2 3 4 5 6 का तो रिंग बन गया और एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ लग गया, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर इन्हीं कंडीशंस में हाइड्रोजन निकली और मेरे पास आ गया टॉल्विन, इसको बोल सकते हैं और मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। तो ये हमारे पास इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है कंप्लीट कंबस्शन। तो जहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन कंबस्शन का सवाल है बच्चे, ये हमारे पास आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज़ को जलाना, उस रिएक्शन को कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। मीथेन प्लस O2 एक्सेस में, मेरे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमारे पास ये जो है वो एनर्जी, ठीक है ना। तो जैसे कोयले का जलना, दैट इज़ अ कंबस्शन रिएक्शन। तो कोयले के जलने से भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर वेपर और साथ में हीट हमारे पास जो है वो बन जाएगी यहाँ पर। तो ये एक्सेस में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 7/2 3/2, ठीक है, 3.5 3.5 ऑक्सीजन यूज़ करी, तो ये इथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट। तो ये कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं, बर्निंग ऑफ द कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड
कंबशन रिएक्शन, और कंबशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमेशा इसमें हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। इनकम्प्लीट कंबशन, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई कर दो भैया, ठीक है ना। जैसे आपको आपके घर में धुआं होता है, इसका धूप का आपने देखा होगा, धूप जलाते हो तो थोड़ा धुआं निकलता है, उसमें सूट निकलती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से पूरी कार्बन जलती नहीं है, और पूरी कार्बन नहीं जलेगी तो वो धुएं का कारण बनेगी। तो CH4 + O2 लिमिटेड सप्लाई, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 4H2O, ठीक है ना। और ये CH4 + O2 लिमिटेड सप्लाई, ये कार्बन प्लस 2H2O, तो ये जो है वो जली नहीं, इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक, इसको सूट बोल देते हैं। और ये जो सूट है, मतलब वो जो धुआं निकलता है, दिए से भी धुआं निकलता है, धूप से भी धुआं निकलता है, इसको यूज़ किया जाता है बूट पॉलिश के लिए, पेंट्स के लिए और ब्लैक इंक बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम कैटालिस्ट यूज़ कर लेंगे बच्चों, CH4 लिया, ऑक्सीजन ली, और कॉपर की ट्यूब में इसको हमने हीट करा इन एट 475 केल्विन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आई विल गेट हेयर CH3OH मैथनॉल। और यही आपने O2 और मोलिब्डेनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करा, यू विल गेट द दिस इज मिथेनॉल, दिस इज मिथेनल, एल्डिहाइड आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसको अगर आप इथेन को करते हो इससे लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीज एसीटेट आपने लिया, हायर प्रेशर आपने लिया, ये मैं बोल रहा हूँ इथेन, ठीक है ना, 3.5 ऑक्सीजन यूज़ हुई, लेस सप्लाई है ये, मैग्नीज एसीटेट और हाई प्रेशर, तो विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास 3 तरह की होगी कंप्लीट कंबशन, जिसमें पक्का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, इनकम्प्लीट कंबशन, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ साथ आप कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हो, और जिसके बेसिस के ऊपर हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम। टर्शरी मतलब जिस कार्बन को ये हाइड्रोजन अटैच है, इट इज़ फर्दर अटैच टू 3 कार्बन, ठीक है ना। ये देखो आपके पास ये 1 2 3, सो दिस इज 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी कार्बन, and hydrogen attached to it is also known as tertiary hydrogen atom. So in the presence of KMnO4 और K2CR27, तो ये जो हमारे पास है अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH3 CH3 CH3C एंड OH, ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैकेनिज्म जहाँ तक हाइड्रोजनेशन का सवाल है, ये आपने +1 में करा हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएट होगा, और चेन इनिशिएशन में हमारे पास क्या होता है बच्चों, वो कुछ इस तरह से कि जैसे हमारे पास चेन इनिशिएशन, ठीक है ना। तो चेन इनिशिएशन में क्या होगा, ये हम कर लेते हैं स्टार्टिंग में, वाई टू वेस्ट, चेन इनिशिएशन, तो Cl और ये Cl, तो ये हमारे पास लाइट के प्रेजेंस पे यू विल गेट द 2 फ्री रेडिकल्स, ठीक है। चेन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में चलना, HCH और ये H प्लस Cl फ्री रेडिकल, इट विल गिव यू HCH फ्री रेडिकल, ये बन गया, प्लस ये इसका एक H फ्री रेडिकल बना, ये इसके साथ कंबाइन कर गया, मेरे पास आ गया HCl, और H ये जो फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल ये वाला, ठीक है ना, ये आगे इसके साथ Cl2 के साथ रेड करा, मेरे पास क्या आ गया HCH HCl, अब Cl फ्री रेडिकल बन गया। तो ये फिर इसके साथ अटैक करेगा, इसके साथ आगे आगे करते करते अल्टीमेटली हमारे पास सारी की सारी हाइड्रोजन चले जाएंगी। तो दिस इज़ चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो ये चलता जाएगा, हमारे पास आ जाएगा HCl है ना, H प्लस Cl फ्री रेडिकल, आई विल गेट HCH Cl प्लस H फ्री रेडिकल, इस तरह से, ठीक है ना। अब ये आगे हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, करते 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 सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और हमारे पास अल्टीमेटली वी विल गेट द कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहाँ तक चेन टर्मिनेशन का सवाल है, चेन का टूट जाना, तो चेन कैसे टूटेगी, तो ये रिएक्शन जो हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस फ्री रेडिकल,
जो फ्री रेडिकल आगे फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है, तो होगा क्या कि ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल ही आपस में रिएक्ट करके Cl2 प्लस एनर्जी लूज़ कर देंगे और स्टेबिलिटी एक्वायर हो जाएगी। या हमारे पास आ जाएगा CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, एंड आई विल गेट CH3 लाइक दिस वन, और या CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, और ये मेरे पास आ गया CH3Cl। ये आपस में कंबाइन कर गए, इसमें भी एनर्जी निकल गई, इसमें भी एनर्जी निकल गई, इसमें भी एनर्जी निकल गई। तो इस एनर्जेटिक होने की वजह से ये रिएक्टिव था, वो रिएक्टिविटी यहाँ पे आकर ख़त्म हो गई। तो इसका एविडेंसेस क्या है? इसके एविडेंसेस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर। पहली बात तो ये रिएक्शन होता ही यूवी लाइट हाई टेम्परेचर के ऊपर है। तो जब ये हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर भी कितना 525 से लेके 675 केल्विन के ऊपर, तो ये जो एनर्जी ऑब्जर्व होती है ये हमारे पास मॉलिक्यूल को, इसको फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, पहली बात तो ये हो गया। और हमारे पास एक और फ्री रेडिकल की बात, इसका मैकेनिज्म का एविडेंस है कि एक फोटोन जो एब्जॉर्ब होता है उससे हजारों थाउजेंड्स ऑफ जो अल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, तो उसका रीज़न ये देखो, आप बचपन में आपने खेला होगा डाक शायद मे बी और मे नॉट बी, कि पहले कोई एक को मुक्का मारता है, वो आगे चलता है, तो कितनों को मुक्के पड़ जाते हैं वो, लेकिन पहले स्टार्टिंग में एक ही चला था। ठीक है ना, चेन इनिशिएशन भी चेन प्रोपेगेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ही फ्री रेडिकल बना यहाँ पर, लेकिन इस फ्री रेडिकल ने, ये वाला जो हमारे पास बना, ये आई शो यू, ये एक फ्री रेडिकल बना, इस फ्री रेडिकल से आगे चेन चलती गई, तो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल वो उसमें चेंज हो गए, अल्काइल हैलाइड में चेंज हो गए। अगर ये ऐसा ना होता तो फिर ये एक फोटोन से एक ही जो है वो अल्काइल हैलाइड मिलता, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बन रहे हैं इसलिए ये एविडेंस है ये। और प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, का मतलब R फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन डाल दो, यू विल गेट RO फ्री रेडिकल, वो यहीं खत्म हो जाता है ये रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास पर ऑक्सी अल्काइल रेडिकल बना ना, पर ऑक्सी अल्काइल रेडिकल, तो ये रिएक्शन यही रुक गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रोसेस को बंद कर देगा, तो इसको बोल देते हैं इनहिबिटर। उसी तरह से आप टेट्राएथाइल लेड C2H5 लेड की प्रेजेंस में जब करते हो, आप पहले आपको पता होगा टेट्राएथाइल लेड टेल, ये पेट्रोल में डाला जाता था, आज का पेट्रोल पंप पे लिखा भी जाता है शीशा रहित पेट्रोल या अनलेडेड पेट्रोल। तो क्योंकि ये जो लेड हमारे पास जो डाला जाता था उसका हमारे पास सिंपल ये था कि ये C2H5 4Pb 415 केल्विन के ऊपर ये हमारे पास बना देगा Pb प्लस 4C2H5 फ्री रेडिकल और C2H5 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, इट विल गिव यू C2H5Cl। ठीक है ना, तो ये तो हमारे पास बन गया इनहिबिटर। और या इसको ऐसे कह सकते हैं आप कि Cl2, ठीक है ना, Cl2 भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसका फ्री रेडिकल बन के C2H5Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल बना देगा। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये कि इसको पेट्रोल में इसलिए डाला जाता था कि जो पेट्रोल के कंबशन चैम्बर में पूरा पेट्रोल नहीं जल रहा है, तो यहाँ पे जो ये बना हमारे पास पेट्रोलियम क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो ये जो फ्री रेडिकल बना जो अनबर्न्ड पेट्रोल है उसके साथ ये कंबाइन कर फिर जो है वो लॉन्ग चेन बना देता था, जिसकी वजह से ये हमारे पास पूरे का पूरा पेट्रोल जो है वो उसका जल जाता था और जिससे हमें एनर्जी मिलती थी। ठीक है ना, लेकिन उसके साथ में ये जो लेड है ये कंबशन चैम्बर में, स्कूटर या मोटरसाइकिल वगैरह की गाड़ियों के अंदर कंबशन चैम्बर में ये डिपॉजिट हो जाता था, पहली बात। दूसरा, धुएँ के साथ जो लेड बाहर आ रहा है इससे कैंसर कॉज होता था। ठीक है ना, तो कैंसर कॉज होता था। अब इसलिए इसको पेट्रोल में डालना बंद कर दिया है, अनलेडेड पेट्रोल चल रहा है और उसकी जगह पे हम डाल रहे हैं जनरली
बेंजीन, तो ये हमारे पास इस तरह से एक लास्ट आर्टिकल रहता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ओरिएंटेशन ऑफ हैलोजिनेशन। वो लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का, तो वो मैं आपको परसों कराऊंगा अल्कीन स्टार्ट करने से पहले। उतनी देर आप इसको